वजन होता है होम मिनिस्टर की सीट में कि वहां कहीं भी शांति, दुनिया के निगाहों के सामने रोज चाहे मस्जिद अल अक्सा का हो या वहां पे छोटे छोटे बच्चों को उठा के टॉर्चर करना, मारना, महिलाओं के ऊपर अटैक करना, घरों में बुलडोजर के लिए भी बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ये कोरोना वायरस में भी इकोनॉमिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला। इजराइल जो कंट्री है अभी उसे 76-75 साल ही हुए हैं, उसकी भारत वो पहला देश था जिसने फिलिस्तीन की को रिकॉग्निशन 90 तक, जब तक राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तक इजराइल को हमारे देश ने रिकॉग्निशन नहीं दी। डिप्लोमेटिक रिलेशन ने जो किया उसको एक तरह की सरप्राइज सर्जिकल अटैक बोलते हैं। और बूढ़े बच्चों, हॉस्पिटल्स, सब पे हमले करते, काम गलत करते हैं ज़ायनिस्ट, काम गलत करते हैं आरएसएस के काडर्स, और बदनाम होते हैं यहूदी, बदनाम होते हैं जूस, बदनाम होते हैं। देश का जो न्यूट्रल चेहरा है वो हमारी सबसे वर्ल्ड में भी इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है कि हम सबसे न्यूट्रल हैं, सबका हम न्यूट्रली बिहेव करेंगे और हमारे लिए हमारे देश का इंटरेस्ट सबसे। इकोनॉमिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला रखा है, पूरी दुनिया का हक मार के ये अपने पास कर लेना चाहते हैं। इजराइल जो कंट्री है अभी उसे 76-75 साल ही हुए हैं उसकी एग्जिस्टेंस को ही। भारत वो पहला देश था जिसने फिलिस्तीन की को रिकॉग्निशन दी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको बता रहा हूं, नॉन मुस्लिम पहला देश था। 1990 तक जब तक राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तक इजराइल को हमारे देश ने रिकॉग्निशन नहीं दी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे हमारे। ये तो आरएसएस के एक एजेंट नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री जब बने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद भी शहीद कराई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आरएसएस के एजेंट जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन दी एज ए कंट्री। ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट है, पीछे लंबी फॉरेन पॉलिसी का इतिहास है। तो जो लोग फिलिस्तीनियों को, हमास को आतंकवादी बोल रहे हैं वो खुद आतंकवादी हैं। जो हो रहा है वहां पे, चलिए हम मान भी लेते हैं कि इजराइल एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, तो हमास भी तो एक गवर्नमेंट चला रही है। उसी तरीके से वेस्ट बैंक, वहां भी तो पीएलओ गवर्नमेंट चला रही है, हमास भी गवर्नमेंट चला रही है ना। ये अगर हम मान लें, मेरा एक जाती ओपिनियन ये हो सकता है कि इजराइल जो है एज ए कंट्री उसकी अभी पूरी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं हुई है, तो मेरा जाती एक ओपिनियन हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी माने तो दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो हमास ने जो किया उसको एक तरह की सरप्राइज सर्जिकल अटैक बोल सकते हैं। एक देश ने दूसरे देश पे, ऐसे देश पे जो आतंकवाद की घटनाएं फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के निगाहों के सामने रोज चाहे मस्जिद अल अक्सा का हो या वहां पे छोटे छोटे बच्चों को उठा के टॉर्चर करना, मारना, महिलाओं के ऊपर अटैक करना, घरों में बुलडोजर चलाना, वही जो आरएसएस ने ज़ायनिस्ट फोर्सेस से सीखा है, और बूढ़े बच्चों, हॉस्पिटल्स, सब पे हमले करना। तो ये सब वॉर क्राइम्स या आतंकवाद, जिसको जो भी नाम देना चाहे, मैं तो इसको वॉर क्राइम कहूंगा, जो करती है इजराइल की फोर्सेस, अगर हम उसे एक कंट्री मान के चल रहे हैं तो जो वॉर क्राइम्स कर रहे थे, तो दूसरी वाली जो कंट्री है उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है इन वॉर क्राइम्स को रोकने के लिए, और इसका एक तरह से कहा जाए तो बदला लेने के लिए। तो अब हो सकता है हमास से भी कुछ वॉर क्राइम्स हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक को करते हुए, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन सिर्फ ये वॉर क्राइम्स है, इसको आतंकवाद कहना खुद आतंकवादियों का काम है। जो भी इसे आतंकवाद कह रहा है उसके कहीं ना कहीं तार जो है ज़ायनिस्ट फोर्सेस से और आरएसएस और मनुवादी फोर्सेस से जुड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे आतंकवाद बहुत लोग जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया खासकर आतंकवाद तो कहती ही थी, मुस्लिम कंट्री छोड़कर। अब भारत के कुछ यूट्यूबर भी हैं जो यूट्यूब पत्रकार हैं, जिनको पहले टीवी में काम करते थे, अब छोड़कर यूट्यूब पर आ गया, वो भी अब आतंकवाद कहने लगे। बड़े बड़े पत्रकार, अभी सर शर्मा की बात कर रहे हैं, रवीश कुमार भी कह रहे हैं, ऐसे लोग आतंकवाद भी कह रहे हैं एक संगठन को। मैं तो बहुत दिन से कहता आ रहा हूं आप लोगों को कि इंडिया में जाति देख के पहला ओपिनियन बनाना चाहिए। हमारे लोग ही नहीं समझते। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग जो हैं 90% हैं इस देश में, करीब 90% है मोटा मोटी।
हम लोग सब एक जैसे हैं, हम लोग सब पीड़ित व्यक्ति हैं। बाकी बहुत सारे लोग बहाना करके, ड्रामा करके हमारी हमदर्दी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फायदा आरएसएस को ही पहुंचाते हैं। वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं हमेशा। अगर वो मुसलमानों के फेवर लेते हुए दिखाई देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं। ये लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये कभी भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर कितने भी जुल्म हो जाए, उनकी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उससे आरएसएस को असली नुकसान होगा। हिंदू मुसलमान करके भले ही आप मुसलमानों के पक्ष में ही बोल रहे हैं, तो तब भी आप आरएसएस को ही फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के दंगों में तो मैंने इन्हें बहुत क्लोजली देखा है। एक जो आप नाम ले रहे हैं रवीश कुमार का, उन्होंने एक तरह से जो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स में हमले किए थे, उसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा बनाने का पूरा नैरेटिव तैयार किया, और हमारे लोग उनके फैन हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं आपसे, और जॉर्ज सोरोस नाम के एक जायनिस्ट व्यक्ति हैं, जॉर्ज सोरोस नाम लेके बता रहा हूं, जिसके तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में, भारत में उससे जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि वो अल्टीमेटली चाहे किसी भी शक्ल में हो, वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे। मजबूरी में उन्हें कुछ भी कहना पड़ रहा हो उसके नहीं देखना चाहिए। और हमारे लोग खुद उनके सब्सक्राइबर बनके इनको पैसे भी कमा रहे हैं, और ये लोग बाहर से भी पैसे ले रहे हैं। लेकिन प्राचार्य साहब, जिस तरह से एक आतंकवादी पूरे देश को फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के समर्थकों को कह दिया गया, तो आप इंटरनेशनल लोग भी जाहिर जानते होंगे, पूरी दुनिया एक पूरे देश को या संगठन को आतंकवादी ठहराकर और मारने पे इस वजह से उतारो कि वो गलत है। तो अपने हक की आवाज उठाना किस तरह गलत है? जिस तरह भारत में होता है, आतंकवादी बता देते हैं जो सच की बात करता है, खालिस्तानी बता देते हैं, इस टाइप की बातें होती हैं। यही मैं कह रहा हूं ना, ये नैरेटिव देखिए आपके जहन में भी आ गया कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के खिलाफ है, जैसे ऐसा है ही नहीं। ये झूठा नैरेटिव जायनिस्ट जो मीडिया है वो डेवलप कर रही है, भले ही हमें वो कितनी अच्छी लगती हो। वो 100 में से 75 काम अच्छे करते हैं, क्यों? ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बने। लेकिन जो असली मुद्दे की बात आती है, उसमें वो शरारत करते हैं, उसमें बेईमानी करते हैं, उसमें वो सारा का सारा मीडिया जो जायनिस्ट मीडिया, और जायनिस्ट मीडिया जायनिज्म में और सेमिटिज्म में फर्क समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहूदी लोग, ज्यू लोग और जायनिस्ट लोग दोनों अलग अलग शख्सियत है। जैसे आरएसएस के कार्डर्स और हिंदू कम्युनिटी दोनों अलग अलग चीज है। काम गलत करते हैं जायनिस्ट, काम गलत करते हैं आरएसएस के कार्डर्स, और बदनाम होते हैं यहूदी, बदनाम होते हैं ज्यूस, बदनाम होते हैं हिंदू। ये दोनों का फर्क समझना बहुत आवश्यक और जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने जो ये कह रहे हैं, अगर कोई आतंकवादी है, मैं खुद बता रहा हूं, जो इस्लाम का लबादा ओढ़ के, जैसे आरएसएस के लोग जो है हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का लबादा ओढ़ के आतंकवाद करते हैं ना, इस्लाम का लबादा ओढ़ के जो आतंकवादी हैं, मैं नाम से बता रहा हूं, ISIS और दाइश हैं, 100% आतंकवादी हैं, खालिस आतंकवादी हैं। वो इस्लाम का मिसयूज करके आतंकवाद कर रहे हैं। उनके तार अगर देखेंगे आप सही से, इन्वेस्टिगेशन जब भी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जायनिस्ट फोर्सेस से और इस तरह की फोर्सेस से ही निकलेंगे। वो है आतंकवादी। लेकिन हमास एक कंट्री के नुमाइंदे हैं। ये दो कंट्रियों में मैं कह रहा हूं ना, मैं साफ साफ कह रहा हूं, वॉर क्राइम तो जरूर हो सकते हैं, और वॉर क्राइम के खिलाफ भारत को अपनी नीति रखनी चाहिए। ये जो भारत, मोदी जी जो एक तरीके से एक फेवर लौटा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब का, क्योंकि उन्होंने अडानी जी को मोदी जी के कहने पे एक ऐसे टाइम में 24 घंटे से भी पहले समर्थन दे दिया। मैं वही कह रहा हूं, मणिपुर पर 2 महीने खामोश रहे। मैं बता रहा हूं ना, मणिपुर तो करवाई हो रहे हैं, जब आरएसएस के कार्डर्स तो कर रहे हैं वहां पे। कौन कर रहा है? मेतेई रामबाई तेंगुल और मेतेई लिपुन नाम के जो दो संगठन है आरएसएस के, वही तो वहां पे सब गड़बड़ कर रहे हैं। अमित शाह जी तो वहां पे बैठ के उन लोगों को, और मेरे ख्याल से तो, मेरा ओपिनियन तो यही है, क्योंकि होम मिनिस्टर भारत का कहीं जाता है तो वो उतना वजन होता है होम मिनिस्टर की सीट में कि वहां कहीं भी शांति स्थापित कर सकता है। वो जाके फिर भी वहां पे झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब अमित शाह जी वहां होम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, आरएसएस के एक वर्कर की हैसियत से जाके आरएसएस का एजेंडा पूरा करने गए थे कि वहां लड़ाई और बढ़े। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मणिपुर की बात छोड़ दीजिए आप, मोदी जी का एक ऊपर पर्सनल एहसान किया है बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने, बहुत सारे और भी एहसान किए, लेकिन ये तो एक दुनिया के सामने का एहसान था। वो था जब अडानी जी फंस गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो हाइफा का पोर्ट दिया था, और अडानी जी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने
फोटो खिंचवाई थी ताकि उनकी छवि जो है थोड़ी सुधार सकें। इसीलिए हो सकता है वापस अब बेंजामिन नेतन्याहू एहसान चुका रहे हैं एक तरह से, खतरे में डाल के पूरे देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके। मैं उसी बात पे आ रहा था। अब देखिए, भारत देश क्यों जाना जाता है? भारत देश का जो न्यूट्रल चेहरा है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने बहुत कई दशकों में एक न्यूट्रल चेहरा, नॉन अलाइन मूवमेंट के हम हेड हैं एक तरह से, मतलब हम दुनिया को लीड करते हैं कि हम किसी का पक्षपात नहीं करते, हम सबको बस बराबर की नजर से देखते हैं। अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ अमेरिका के बाइपोलर था। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है कि हम सबसे न्यूट्रल हैं, सबका हम न्यूट्रली बिहेव करेंगे और हमारे लिए हमारे देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। मोदी जी ने क्या किया अपने जाति मफाद के लिए, आरएसएस के मफाद के लिए क्या किया? उन्होंने नी जर्क रिएक्शन नहीं, मेरे ख्याल से बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा होगा कि भारत अगर करेगा तो भारत के वजन से और लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी खुद कहा, रशिया तो बिल्कुल एक तरीके